हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। ललिता, अंकित, सत्यम, आप सभी रेगुलर आ रहे हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैव विविधता और संरक्षण। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैव विविधता क्या होता है और जैव विविधता का मतलब क्या है। कि सबसे पहले तो जैव विविधता जो टर्म था वो वॉल्टर आर रोजन ने जो टर्म था वो कॉइंड किया था, टर्म बायोडायवर्सिटी। कॉइंड किया था, कल भी बताया था मैंने। कॉइंड माने क्या होता है? प्रस्तुत करना। यानी कि जो टर्म जैव विविधता, जिसे हम इंग्लिश में बायोडायवर्सिटी कहते हैं, वो किसने प्रस्तुत किया था, कॉइंड किया था? वॉल्टर आर रोजन ने किया था। और जो इसको पॉपुलरली यूज किया था वो किया था एडवर्ड ओ विल्सन ने। एडवर्ड ओ विल्सन ने इसको पॉपुलरली यूज किया। और जो बायोडायवर्सिटी एक्ट है, वो भारतीय संसद में 2002 में पास हुआ। भारतीय संसद ने बायोडायवर्सिटी एक्ट को 2002 में पास किया। अब बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का मतलब क्या होता है आसान भाषा में? कि इस पृथ्वी पर, हमारे प्लेनेट पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव, जो हमारी इस अर्थ पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, मतलब जीव का मतलब प्राणी यानी कि एनिमल्स, पादप यानी कि जंतु, तथा सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स। तो इस अर्थ पर जो विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, प्राणी यानी एनिमल्स, विभिन्न प्रकार के पादप प्लांट्स, और विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव, इन्हें शॉर्ट में माइक्रोब्स कहते हैं और वैसे इनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो विभिन्न प्रकार के जीव इस अर्थ पर पाए जाते हैं वो बायोडायवर्सिटी बनाते हैं। अर्थात जैव विविधता का मतलब क्या है? हमारे अर्थ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं, यानी कि प्राणी, पादप और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां इस अर्थ पर क्या बनाती हैं? बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता बनाती है। क्योंकि बायो माने क्या होता है? लिविंग, जैव, और डायवर्सिटी का मतलब विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं जो होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो वेरिएशंस होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायवर्सिटी कहते हैं। तो डायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का मतलब है कि इस अर्थ पर जो विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी कहते हैं। अब जो बायोडायवर्सिटी इस पूरे अर्थ पर है वो है 1.7 मिलियन, और 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 लाख। 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, यानी कि 1.7 इंटू 10 लाख जो प्लांट और एनिमल्स की स्पीशीज होती है इस अर्थ पर पाई जाती है। ये जो डायवर्सिटी है, विभिन्न प्रकार की जो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर पाए जाते हैं, वो इतने प्रकार के होते हैं और साइंटिस्ट अभी भी अनेक प्रकार के जीवों को खोजते जा रहे हैं और उम्मीद है कि नियर फ्यूचर में और अधिक ऑर्गेनिजम्स की खोज होगी। अब जो जैव विविधता है इसके प्रकार हमें पढ़ने हैं, बायोडायवर्सिटी के टाइप्स पढ़ने हैं।
जैव विविधता के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी अनेक प्रकार की होती है, जिसमें पहली है आनुवांशिक विविधता। यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि भिन्न भिन्न प्रजातियों की जीन्स तथा गुणसूत्रों की विभिन्नताएं प्लस समान जाति के सदस्यों की जीन्स तथा उनकी एलील्स की विविधता क्या कहलाती है? आनुवांशिक विविधता कहलाती है। यानी कि आनुवांशिक विविधता से मतलब क्या है कि जो अलग अलग प्रकार के जीव हैं उनके बीच में जो जीन्स और गुणसूत्रों की विभिन्नताएं पाई जाती है, भिन्न भिन्न रूप पाए जाते हैं, और एक ही जाति के सदस्यों में जीन्स और उनके जीन्स के जो एलील्स होते हैं उनमें जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, विविधता पाई जाती है, हम उनको आनुवांशिक विविधता कहते हैं। यानी कि आनुवांशिक विविधता में क्या आएगा कि भिन्न भिन्न प्रजातियों के जीन्स सदस्यों के जीन्स और गुणसूत्रों की विविधता प्लस समान जाति के सदस्यों की जीन्स और उनकी एलील्स की विविधता, इन सब को हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिक विविधता है, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे इसका जो एग्जाम्पल है, हिमालय रेंज पर पाए जाने वाला राउल्फिया वोमिटोरिया एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है रेसर पाइन। तो ये एक औषधीय पादप है, मेडिसिनल प्लांट है, और ये एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है रेसर पाइन। और इसमें जो आनुवांशिक विविधता पाई जाती है वो इसके जो रेसर पाइन होती है इसकी क्षमता और सांद्रता, यानी कि इसकी पोटेंसी यानी कि क्षमता और उसकी कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता में अलग अलग जो विविधता पाई जाती है उसमें उसकी सांद्रता और उसकी जो पोटेंसी है, क्षमता है, वो अलग अलग प्रजातियों में, अलग अलग किस्मों में अलग अलग होती है। तो जो एक ही जाति के सदस्यों के जीन्स और उनके एलील्स में जो विविधता है और जो भिन्न भिन्न प्रजाति के जीन्स की जो और गुणसूत्रों की जो विविधता है वो आनुवांशिक विविधता यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी बनाती है। भारत में जो धान है यानी कि जो चावल है उसकी 50,000 किस्में पाई जाती हैं, जबकि आम की 1,000 से ज़्यादा किस्में पाई जाती हैं। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है जो विभिन्न प्रकार की जीन्स और गुणसूत्रों के द्वारा बनाई जाती है। और ये जो विभिन्न प्रकार की जो जीन्स और गुणसूत्रों की जो विविधता है ये भिन्न भिन्न जातियों में के सदस्यों में भी हो सकती है और समान जाति के सदस्यों में भी हो सकती है। दूसरा जो है वो है जातीय विविधता। सेकंड है जातीय विविधता। यानी कि स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे नाम से प्रदर्शित होता है कि ये डाइवर्सिटी किसकी है, ये जातियों की डाइवर्सिटी है। अर्थात किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो जातियां होती हैं, स्पीशीज होती है, उनकी जो विविधता होती है, उनकी जो डाइवर्सिटी होती है, हम इसे बोलते हैं जातीय विविधता। यानी कि इसका मतलब क्या है कि किसी दिए गए क्षेत्र में किस
किस प्रकार के जो जीव है उनकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं या कितने प्रकार की प्रजाति वाले जीव वहां पर पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे जो वेस्टर्न घाट होता है यानी कि पश्चिमी घाट की जो उभयचर विविधता है वो पूर्वी घाट से अधिक होती है। पूर्वी घाट से अधिक होती है क्योंकि जितने भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया होते हैं यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है वो पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन, और उसमें भी उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में भी सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी पाई जाती है वो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है वो पाई जाती है वेस्टर्न घाट पर और ईस्टर्न हिमालय। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में, और इंडिया में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय, क्योंकि ये जो एरिया है ये हमारे यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। वर्ल्ड में सेकंड सबसे अधिक डाइवर्सिटी वो पाई जाती है कोरल रीफ्स में। प्रवाल चट्टाने बोलते हैं इनको हम। तो कोरल रीफ जो होती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें होती हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो चट्टानें हैं, ये जो नाइडेरिया संघ के जंतु होते हैं जिसमें हाइड्रा आता है, उनकी एक ग्रुप में कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग पाई जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद इनकी बॉडी तो नष्ट हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, अपघटित हो जाती है, लेकिन इनकी बॉडी पर जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो आवरण होता है वो बरकरार रह जाता है और वो नष्ट नहीं होता, अपघटित नहीं होता है। और उनके अपघटन ना होने के कारण वो लगातार एक के ऊपर एक इकट्ठे होते रहते हैं और वो बड़ी बड़ी चट्टानों का निर्माण करते हैं जिन्हें हम कोरल रीफ कहते हैं। और कोरल रीफ जो होती हैं ये चट्टानें, इनमें सेकंड सबसे अधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, सबसे अधिक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, और सेकंड नंबर पर कोरल रीफ्स में पाई जाती हैं, क्योंकि अंदर से खोखली होती है और बीच बीच में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। इसके बाद जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो, इसके बाद जो आती है तीसरी वाली, वो आती है पारिस्थितिकीय विविधता। पारिस्थितिकीय विविधता यानी कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पारिस्थितिकी विविधता का मतलब क्या है? एक बड़े क्षेत्र में, जिसे हम बोलते हैं लैंडस्केप, एक बड़े क्षेत्र में जो विविधता पाई जाती है
उससे हम बोलते हैं पारिस्थितिकीय विविधता यानी कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जो जीन्स में और एलील्स में, क्रोमोसोम्स में डाइवर्सिटी होती है वो कहलाती है आनुवंशिक विविधता। जो जातियों के बीच में विविधता पाई जाती है उसे बोलते हैं हम जातीय विविधता। और जो एक बड़े क्षेत्र में जो विविधता पाई जाती है हम उसे क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकीय विविधता। जैसे भारत जो है उसमें पारिस्थितिक विविधता अधिक पाई जाती है, जबकि नॉर्वे जैसे छोटे देशों में पारिस्थितिक विविधता कम पाई जाती है, क्योंकि भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के परितंत्र पाए जाते हैं। जैसे मरुस्थल यानी कि डेजर्ट, वेटलैंड जहाँ पानी रहता है, आर्द्र क्षेत्र, सेमी एरिड क्षेत्र, इसके अलावा मिडो क्षेत्र, कोस्ट और विभिन्न प्रकार के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, विभिन्न प्रकार के जो इकोसिस्टम है, विभिन्न प्रकार के जो परितंत्र है। हमारी अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के परितंत्र पाए जाते हैं। इसीलिए भारत जैसे देशों की जो पारिस्थितिक विविधता होती है वो अधिक होती है, लेकिन नॉर्वे जैसे छोटे देश में एक ही तरह का क्लाइमेट होता है, एक ही तरह का मौसम होता है, इसलिए वहाँ पर अलग अलग प्रकार के परितंत्र नहीं पाए जाते हैं और वहाँ की जो पारिस्थितिक विविधता होती है वो कम होती है, लो होती है। अब जो पारिस्थितिक विविधता है वो 3 प्रकार की होती है बेसिकली। अल्फा डाइवर्सिटी यानी कि अल्फा विविधता, दूसरी बीटा और तीसरी गामा। अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। अब अल्फा, बीटा और गामा डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, हम इसे एक छोटे से चित्र के सहायता से समझते हैं। ये एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, ज्योग्राफिकल रीजन है कोई भी, और इसके अंदर ये विभिन्न प्रकार की कम्युनिटी पाई जाती हैं। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी एंड सो ऑन। ये ए कम्युनिटी, ये बी कम्युनिटी, ये सी कम्युनिटी और ये डी कम्युनिटी। तो अल्फा कम्युनिटी का मतलब क्या है कि एक ही कम्युनिटी के बीच में जो विविधता पाई जाती है, एक ही कम्युनिटी के सदस्यों के बीच में जो विविधता पाई जाती है हम उसे बोलते हैं अल्फा विविधता। इसके अंदर भी अल्फा होगी, इसके अंदर भी अल्फा होगी, इसके अंदर भी अल्फा होगी, इसके अंदर भी अल्फा होगी। यानी कि अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, एक ही कम्युनिटी के अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, यानी कि एक ही कम्युनिटी की जो विविधता होती है हम उसे बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। जबकि बीटा डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि 2 कम्युनिटी के बीच में जो विविधता पाई जाती है, इसके बीच में, इसके बीच में, किसी के भी बीच में जो विविधता पाई जाएगी इसको हम बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी। यानी कि बीटा डाइवर्सिटी का मतलब है 2 अलग अलग कम्युनिटी के बीच में जो विविधता पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी। और ये हो गई बीटा डाइवर्सिटी। और जो एंटायर क्षेत्र की, ये पूरे क्षेत्र की जो विविधता होती है उसे हम गामा विविधता कहते हैं। इसका मतलब अल्फा का मतलब एक ही कम्युनिटी के बीच में, यानी कि एक ही समुदाय के बीच में जो विविधता होती है उसे हम अल्फा कहते हैं। 2 अलग अलग समुदायों के बीच के जीवों में जो विविधता पाई जाती है वो बीटा डाइवर्सिटी, और पूरे क्षेत्र की जो डाइवर्सिटी होती है हम उसे बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी। तो अल्फा मतलब एक कम्युनिटी के अंदर, बीटा मतलब 2 अलग अलग कम्युनिटी के बीच में, और गामा का मतलब पूरे क्षेत्र में, पूरे बड़े क्षेत्र में जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद जो हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है वैश्विक और भारत के जीव विविधता।
वर्ल्ड में और इंडिया में बायोडायवर्सिटी कितनी पाई जाती है? वैश्विक एवं भारत की जैव विविधता। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अनुसार पूरे वर्ल्ड की जो बायोडायवर्सिटी है वो 1.7 से 1.8 या 1.78 मिलियन है। यानी कि पूरे इस प्लेनेट पर 1.7 से लेकर 1.8 या 1.78 के आसपास विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यानी कि 1.78 मिलियन प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं इस अर्थ पर। लेकिन जो एक साइंटिस्ट थे जॉन मे, रॉबर्ट मे, उन्होंने कहा कि जो अर्थ है उस पर जो बायोडायवर्सिटी है इससे बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने कहा कि जो अर्थ पर बायोडायवर्सिटी है वो है 7 मिलियन, यानी कि 70 लाख प्रकार के अलग अलग जीव इस अर्थ पर पाए जाते हैं। और ये जो स्पीशीज़ है ये केवल प्लांट और एनिमल्स के लिए होती हैं। सूक्ष्म जीवों के लिए वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वहाँ पर इतनी अधिक वैरायटी पाई जाती हैं कि उनको इन साधारण तरीकों से ज्ञात करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो बायोडायवर्सिटी है उसका सही आकलन आज तक सही प्रकार से नहीं हो पाया है। और जो पूरे वर्ल्ड में बायोडायवर्सिटी है वो लगभग 1.7 मिलियन है और रॉबर्ट मे के अनुसार वो 7 मिलियन है। और जितनी भी रिकॉर्ड की गई हैं प्रजातियां, रिकॉर्ड की गई जो प्रजाति हैं, उन रिकॉर्ड की गई प्रजातियों में से जो 70% के आसपास होती है वो प्राणी होते हैं, यानी कि एनिमल्स होते हैं। और 22% जो होते हैं वो पादप होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बायोडायवर्सिटी है वो एनिमल्स में पाई जाती है। और इन एनिमल्स में से भी जो सबसे ज़्यादा है 70 से 80% के आसपास वो कीटों की प्रजाति होती है, इंसेक्ट्स की होती है, जो फाइलम ऑर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं। इसीलिए ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? ऑर्थोपोडा। और सेकंड नंबर पर है मोलस्का। सेकंड सबसे बड़ा फाइलम मोलस्का है। सबसे बड़ा फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा और उसमें भी सबसे ज़्यादा क्या आते हैं? इंसेक्ट्स यानी कि कीट आते हैं। और सेकंड नंबर पर जो सबसे बड़ा फाइलम है वो मोलस्का है। तो जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कीट पाए जाते हैं यानी कि इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। और पादपों की जो संख्या है वो प्राणियों की संख्या से काफ़ी कम होती है। और जितने भी फंजाई हैं जो यानी कि कवक हैं, कवक की जो प्रजातियां हैं वो उभयचर, मछलियों प्लस उभयचर यानी कि एम्फीबियंस प्लस सरीसृप प्लस स्तनधारी यानी कि मैमल्स, इन सब की मिलाकर जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं उनसे भी अधिक कवक यानी कि फंजाई की स्पीशीज पाई जाती हैं। अर्थात फंजाई की डायवर्सिटी ज़्यादा होती है इन सब को मिलाने के बाद भी। यानी कि इन सब की जितनी भी वैरायटी पाई जाती है, जितनी भी
प्रजातियां पाई जाती हैं, उन सबको अगर मिला भी लिया जाए तो मिलाने के बाद भी वो कवकों की प्रजाति से कम पाई जाती हैं। इसके बाद जो भारत है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे वर्ल्ड का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% होता है। यानी कि पूरे वर्ल्ड की लैंड का, इंडिया की जो लैंड होती है वो 2.4% के आसपास बनाती है, यानी कि 2.5% के आसपास बनाती है। लेकिन भारत में जो जैव विविधता होती है यानी कि बायोडाइवर्सिटी होती है वो अधिक होती है, और पूरे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी का लगभग 8.1% जो होता है वो इंडिया में पाया जाता है। और इंडिया में अनेक ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो वर्ल्ड के किसी भी भाग में नहीं पाई जाती हैं, और कोई ऐसी स्पीशीज या कोई ऐसी जाति या ऐसी प्रजाति जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उसे हम एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं, एंडेमिक जातियां बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंगारू ऑस्ट्रेलिया रीजन में पाया जाता है, कीवी न्यूजीलैंड रीजन में पाया जाता है। इसके अलावा कंगारू के अलावा और अनेक जो मेटाथीरिया होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया रीजन में पाए जाते हैं। शेर भारत में और अफ्रीका में पाए जाते हैं। हाथी भी बेसिकली भारत और अफ्रीका में पाए जाते हैं। जिराफ केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ऐसी प्रजातियां जो केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती हैं और संसार के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं, हम उन्हें एंडेमिक जातियां या एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। और भारत में भी अनेक पादपों और अनेक जंतुओं की ऐसी जातियां पाई जाती हैं जो एंडेमिक होती हैं, अर्थात वो केवल भारतीय क्षेत्र में पाई जाती हैं और विश्व के अन्य क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। इसीलिए यहाँ पर जो इसका परसेंटेज है जैव विविधता का वो 8.1% है, जबकि पूरे वर्ल्ड का जो क्षेत्रफल है उसमें जो हमारी लैंड का योगदान है वो केवल 2.4% है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है। इसीलिए भारत को जो 12 डाइवर्सिटी रिच रीजन है यानी कि मेगा डाइवर्सिटी बोलते हैं, महाजैव विविधता वाले देश, जैव विविधता यानी कि इसको बोलते हैं मेगा डाइवर्सिटी। मेगा माने बहुत ज्यादा, महा माने बहुत ज्यादा है, और डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, यानी कि एक ऐसा देश जहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है हम उसको मेगा डाइवर्सिटी कंट्री बोलते हैं, मेगा डाइवर्सिटी देश बोलते हैं। और पूरे वर्ल्ड के जो 12 मेगा डाइवर्सिटी देश हैं उनमें भारत का नाम भी शामिल है, अर्थात इंडिया मेन जो 12 बायोडाइवर्सिटी वाले देश है, कंट्री है, उनमें आता है। और भारत में 10 रीजन पाए जाते हैं, 10 भिन्न भिन्न प्रकार के जैव बायो ज्योग्राफिकल रीजन यानी कि जैव भूगोलीय क्षेत्र पाए जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले भारत के जैव भूगोलीय क्षेत्र देखेंगे कि भारत में जैव भूगोलीय क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र यानी कि बायो ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो भारत के जो बायोजियोग्राफिकल रीजन होते हैं वो कितने होते हैं? 10। तो भारत में 10 अलग अलग प्रकार के जैव भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं। जैव भौगोलिक क्षेत्र से मतलब क्या है? ज्योग्राफिकल या भौगोलिक का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के जो अर्थ के विभिन्न भाग होते हैं उनको हम भूगोल में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो जो क्षेत्र होते हैं उनको हम भौगोलिक क्षेत्र बोलते हैं। और जिस भौगोलिक क्षेत्र में जीव पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल्स पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं जैव भौगोलिक क्षेत्र यानी कि बायो ज्योग्राफिकल रीजन। और इंडिया में 10 बायो ज्योग्राफिकल रीजन हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है ट्रांस हिमालय।
ट्रांस हिमालय रीजन पहला होता है, दूसरा हिमालय, तीसरा रीजन जो है वो है मरुस्थल यानी कि डेजर्ट, जहां पर पानी कम होता है, जहां पर वर्षा कम होती है, तापमान अधिक होता है, वहां पर डेजर्ट बनता है। और जो मरुस्थल है वो भारत में राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में, और कुछ जो डेजर्ट है वो गुजरात में पाया जाता है। चौथा जो रीजन है वो है सेमी एरिड। सेमी एरिड का मतलब होता है अर्ध शुष्क। सेमी माने अर्ध शुष्क, यानी कि जो रीजन जहां पर बरसात कम होती है, मॉइस्चर कम होता है, एरिड जोन कहलाता है, शुष्क कहलाता है जहां। तो उस जो एक सेमी एरिड रीजन है वो भी इंडिया में पाए जाते हैं। और फिफ्थ रीजन है हमारा डेक्कन पेनिनसुला। पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला जो है, तो पेनिनसुला एक ऐसी लैंड होती है जो तीन तरफ से पानी से घिरी होती है। डेक्कन पेनिनसुला इंडिया में सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल रीजन है। छठा जो रीजन है वो है कोस्ट। कोस्ट मतलब होता है किनारे, तट। अब कोस्ट और बैंक दो चीजें लगती हैं, COAST, कोस्ट और बैंक। दोनों का मतलब किनारा होता है। वाटर बॉडी, कोई भी जल की जो वो है स्रोत है, रिजर्वियर जिसे हम बोलते हैं, या कोई भी वाटर बॉडी है, उसका जो किनारा होता है उसके लिए या तो हम बैंक वर्ड लगाते हैं या कोस्ट वर्ड लगाते हैं। लेकिन अब किस जगह कोस्ट और किस जगह बैंक लगाया जाता है। दो तरह की बेसिकली पानी होते हैं, वैसे तीन प्रकार के होते हैं वाटर। हमारे यहाँ तीन प्रकार के वाटर होते हैं। पहला है स्वच्छ जल यानी कि फ्रेश वाटर। दूसरा होता है समुद्री जल यानी कि मैरीन वाटर। और तीसरा होता है ब्रैकिश वाटर। स्वच्छ जल का मतलब है कि एक ऐसा जल जिसमें लवण अनुपस्थित होते हैं, सॉल्ट्स एब्सेंट होते हैं, वो फ्रेश वाटर कहलाता है। जैसे तालाब का पानी, नदियों का पानी, झीलों का, अधिकांश झीलों का पानी, झरनों का पानी, ज़्यादातर वो क्या कहलाता है, फ्रेश वाटर कहलाता है। समुद्री जल एक ऐसा जल जिसमें सॉल्ट उपस्थित होते हैं, लवण उपस्थित होते हैं, वो समुद्री जल यानी कि मैरीन वाटर कहलाता है। और जहां पर फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों मिक्स हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। जितने भी रिवर्स होती हैं, नदियां होती हैं, वो समुद्र में जाकर गिरती हैं। तो जिस जगह पर वो समुद्र में गिरती हैं उस छोटे से एरिया में दोनों वाटर मिक्स हो जाते हैं, उसके आगे सारा मैरीन हो जाता है। लेकिन उस छोटे से एरिया में जहां पर फ्रेश वाटर, रिवर का फ्रेश वाटर समुद्र में गिरता है, उस छोटे से एरिया का जो वाटर होता है वो ब्रैकिश वाटर होता है। और भी जगह ब्रैकिश वाटर पाए जाते हैं लेकिन ज़्यादातर यहीं पाए जाते हैं। तो स्वच्छ जल फ्रेश वाटर जिसमें सॉल्ट अनुपस्थित होते हैं, लवण अनुपस्थित होते हैं। जिसमें उपस्थित होते हैं वो मैरीन वाटर यानी कि समुद्री जल, और जहां दोनों मिक्स हो जाते हैं वो ब्रैकिश वाटर। जो मैरीन वाटर है यानी कि जो समुद्री जल, लवण वाले जल का जो किनारा होता है उसे हम बोलते हैं कोस्ट। और जो स्वच्छ जल का जो किनारा होता है हम उसे बोलते हैं बैंक। यानी कि रिवर का बैंक होता है और समुद्र का कोस्ट होता है। तो कोस्ट भी किनारा होता है, बैंक भी किनारा होता है। लेकिन जो फ्रेश वाटर बॉडी का है यानी कि स्वच्छ जल की जो कोई बॉडी है उसका किनारा बैंक कहलाता है, जबकि जो मैरीन बॉडी का जो किनारा होता है वो कोस्ट कहलाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है
वो है नॉर्थ ईस्ट, इसके बाद 8वां है आइलैंड यानी कि द्वीप। द्वीप एक ऐसी बॉडी होती है जो चारों तरफ से पानी से घिरी रहती है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट, जहां पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। और गैंगेटिक प्लेन, गैंगेटिक प्लेन यानी कि गंगा के जो प्लेन होते हैं, यानी कि जो मैदान होते हैं, इलाका जो होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, गंगा के प्लेन्स, जो गंगा के किनारे प्लेन्स हैं उनको हम गैंगेटिक प्लेन्स बोलते हैं। ये 10 मेन रीजन है इंडिया में, ट्रांस हिमालय, हिमालय, मरुस्थल, डेजर्ट, सेमी एरिड, अर्धशुष्क, डेक्कन पेनिनसुला, कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट, आइलैंड, वेस्टर्न घाट और गैंगेटिक प्लेन। अब जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है वो डेक्कन पेनिनसुला है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है वो वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहाँ पर पाई जाएगी और सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये वाला रीजन है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, वेस्टर्न घाट में। वो भी क्यों, क्योंकि वेस्टर्न घाट उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में आते हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। इसके बाद जैव विविधता के प्रतिरूप यानी कि पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी कि पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी पूरे अर्थ पर समान नहीं होती है। जो विश्व के अलग अलग भागों में जैव विविधता अलग अलग होती है, वेरी करती है, अर्थात कहीं पर अधिक होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है। और 2 फैक्टर जिस पर जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो निर्भर करती है वो होते हैं एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड। इसको ऊंचाई बोलते हैं और इसको अक्षांश बोलते हैं। लेकिन एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड का मतलब क्या है कि एल्टीट्यूड का मतलब है किसी भी स्थान की समुद्र तट से जो ऊंचाई होती है, दूरी होती है, हम उसे बोलते हैं एल्टीट्यूड। और किसी भी स्थान की इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा से जो दूरी होती है हम उसे बोलते हैं लैटिट्यूड। जो हमारी अर्थ होती है वो थोड़ी सी तिरछी है और वो थोड़ी गोल सी होती है, लेकिन कंप्लीटली गोल नहीं है। और इस अर्थ पर जो बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। भू माने पृथ्वी और मध्य मतलब बीचों बीच, भू मध्य रेखा। और इसको हम 0 डिग्री मानते हैं। तो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा से कोई स्थान कितनी दूर है, उसकी दूरी वहां से कितनी है, हम इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। और समुद्र तट से किसी स्थान की या उसी स्थान की जो दूरी होती है या उसकी जो ऊंचाई होती है उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। और ये 2 कारण जो एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड है इसके आधार पर किसी भी जगह की बायोडाइवर्सिटी निर्भर होती है, इस पर निर्भर करती है। इन दोनों पर एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड का दोनों का जो प्रभाव होता है तापमान पर वो समान होता है। अर्थात
जो 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री जिसे हम मानते हैं इक्वेटर पर, यहां पर सन की जो रेज होती हैं वो सीधी आती हैं, सबसे ज्यादा रेज यहीं आती है सन की रेज, और सन की रेज सबसे ज्यादा आने से यहां पर प्रकाश अधिकतम होगा है, प्रकाश ज्यादा होगा तो ताप भी सबसे ज्यादा होता है, ताप ज्यादा होता है और प्रकाश ज्यादा होता है तो जैव विविधता ज्यादा होती है, और जैव विविधता ज्यादा होती है तो उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होती है। तो इक्वेटर पर प्रकाश सबसे ज्यादा, तापमान सबसे ज्यादा, जैव विविधता सबसे ज्यादा, उत्पादकता सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां पर सनलाइट सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब जो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ चलते हैं, जो नीचे की तरफ होता है वो दक्षिण ध्रुव होता है, हम दक्षिण ध्रुव लिखते हैं, और ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव लिखते हैं, और इससे 20 डिग्री, इससे 20 डिग्री, इससे फिर 40 डिग्री, उसके बाद फिर 60 डिग्री, 40 डिग्री और 60 डिग्री। तो जैसे जैसे हम चलते हैं तो ये जो इनके आधार पर अलग अलग जोन बन जाते हैं। जैसे पहला होता है यहां पर, ये जो सबसे बीच वाला है 0 से 20, ये होता है ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉपिकल एरिया, इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, यानी कि 20 से 40 सब ट्रॉपिकल, यानी कि उप उष्ण कटिबंधीय। यहां पर भी 0 से 20 ट्रॉपिकल होगा, यहां पर भी ये सब ट्रॉपिकल होगा, और इसके ऊपर होता है टेम्परेट, यानी कि शीतोष्ण बोलते हैं इसको। यहां पर भी नीचे टेम्परेट होगा। लेकिन जो ये वाले एरिया होते हैं, ये दोनों सामान्यतः बर्फ से ढके रहते हैं, इसको एंटार्क्टिका बोलते हैं और इसको आर्कटिक जोन बोलते हैं। तो ये बेसिकली 4 जोन होते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और एंटार्क्टिका, और आर्कटिक जोन जो होते हैं वो एल्पाइन जोन कहलाते हैं। यहाँ पर वर्ष भर बर्फ रहती है और यहाँ पर बहुत कम डाइवर्सिटी पड़ती है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे दोनों पोल्स की तरफ, दोनों ध्रुवों की तरफ, तो प्रकाश घटता है, प्रकाश के घटने से तापमान घटता है, और उसके बाद जैव विविधता घटती है, उत्पादकता घटती है और प्रोडक्टिविटी भी घटती है। तो इसका मतलब कि ट्रॉपिकल जो रीजन है, यानी कि इक्वेटर के पास जो रीजन होते हैं, वहां पर बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है, ताप भी ज्यादा होता है, प्रकाश भी, उत्पादकता, क्योंकि जैव विविधता सबसे ज्यादा है, इसलिए उत्पादकता भी वहां पर सबसे ज्यादा है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि यहां पर जो बायोडायवर्सिटी है वो एंटार्क्टिका जोन, इसमें ट्रॉपिकल जोन में सबसे ज्यादा है, तो वो क्यों होती है? जो सबसे पहला कारण है वो है प्रकाश, यानी कि सनलाइट। जो इक्वेटर जोन है, यानी कि जो भूमध्य रेखा वाला जो ये वाला ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन, यहां पर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रकाश आता है, और प्रकाश के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन पदार्थ बनाए जाते हैं पादपों द्वारा। इसीलिए किसी भी पादप को सरवाइव करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है उनमें से एक होता है प्रकाश, क्योंकि प्रकाश का यूज प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थ बनाने में, भोज्य पदार्थों के निर्माण में होता है, जिसका वो यूज करते हैं, और उसी भोज्य पदार्थों पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसार के प्रत्येक जीव
निर्भर रहता है। जो हर्बीवोर होते हैं शाकाहारी, वो तो डायरेक्ट निर्भर रहते हैं प्लांट्स पर। जो कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी होती है वो इनडायरेक्टली निर्भर करते हैं पादपों पर। अब तो सनलाइट यहां पर लगातार होती है, इसीलिए ज्यादा होती है, इसीलिए यहां पर जैव विविधता अधिक होती है। दूसरा जो मुख्य कारण है वो यहां पर है कांस्टेंट एनवायरनमेंट, यानी कि यहां का जो वातावरण है वो स्थिर होता है, उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होते, अत्यधिक ताप भी नहीं होता, बहुत कम ताप भी नहीं होता, क्योंकि जो सभी जीवों की जो रासायनिक क्रियाएं हैं, जो उनकी जो क्रियाएं होती है वो एक निश्चित ताप पर होती है, निश्चित पीएच पर होती है, और सभी चीजें अगर उपयुक्त होती है तो उसका सर्वाइवल आसान हो जाता है। चूंकि यहाँ पर ना ताप बहुत अधिक होता है ना बहुत कम होता है, ये कांस्टेंट एनवायरनमेंट होता है, और जो कंडीशंस होती हैं वो जीवन के लिए ज़्यादा फेवरेबल होती है, ज़्यादा अनुकूलन वाली होती है। इसीलिए यहाँ पर दूसरा कारण है कि यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है लॉन्ग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि लंबी विकासीय यात्रा। चूंकि यहां पर जो है तापमान और अन्य कंडीशन बहुत सूटेबल रही हैं, तो पूर्व समय से ही ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा सूटेबल रही हैं, जिससे यहां पर जैव विकास अधिक हुआ, आसानी से हुआ। लेकिन और क्षेत्रों में जैव विकास इतना अधिक नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर जो कंडीशंस होती है वो इतनी अधिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं होती। ये जीवन के लिए अनुकूल कंडीशंस के ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की जो जीव का है उनका विकास हुआ। जैव विकास में एक ही जो स्पीशीज है या एक ही प्रकार के जीवों से अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो यहाँ पर चूंकि लॉन्ग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रही, यहाँ पर मौसम और बाकी सब चीज़ें उपयुक्त रही, सूटेबल रही, इसके कारण यहाँ पर जो विकास हुआ वो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, जिसके कारण भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों का निर्माण हुआ, जिसके कारण यहाँ बायोडायवर्सिटी अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर बायोडायवर्सिटी का ज़्यादा पाए जाने का सबसे पहला प्रमुख कारण है प्रकाश का होना, यानी कि यहाँ पर सनलाइट सबसे अधिक होती है, प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है, इसके कारण यहाँ का तापमान भी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो जीवन के लिए उपयुक्त होता है, सूटेबल होता है। और इस सनलाइट के ज़्यादा कारण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप भोज्य पदार्थ आसानी से बना पाते हैं। और दूसरा कारण रहा कांस्टेंट एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर वो निश्चित होता है, ज़्यादा उसमें फेरबदल नहीं होता है। और तीसरा, यहाँ पर लंबी विकासीय यात्रा से विभिन्न प्रकार के जीवों का निर्माण हुआ।